हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी के सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ क्लास 9th की सोशल साइंस में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसका नाम है जलवायु यानी कि क्लाइमेट। ये चैप्टर मैंने आपको कई सारे पार्ट्स में पढ़ा दिया है। उसके बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में करा दी हैं। अगर अभी तक बाकी के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइए और सारे लेक्चर्स को अटेंड कर लीजिए। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी आवश्यकता है, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस उपलब्ध हैं। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इतने सारे कोर्सेस एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट या जलवायु, इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। वन शॉट में कि सिंगल शॉट में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा, यानी कि बहुत ही कम समय में आपको पूरा चैप्टर इसमें कराया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के परिचय से। ऑलराइट, चलिए तो देखें क्या क्या जानना है हमें। सबसे पहली बात आती है जलवायु है। चैप्टर का नाम क्या है? जलवायु। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जलवायु क्या होती है, क्लाइमेट किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जब किसी स्थान विशेष में, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी स्थान विशेष में एक लंबे समय तक एक सी मौसम परिस्थितियां बनी रहती हैं, और वो लंबा समय कितना हो सकता है? वो लंबा समय हो सकता है लगभग 30 साल तक का। तो जब किसी स्थान विशेष में एक लंबे समय तक लगभग 30 साल तक एक सी मौसम परिस्थितियां बनी रहती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उस क्षेत्र की जलवायु कहा जाता है। ऑलराइट, क्लियर। अब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं? तो देखें भाई, अक्षांश हो सकता है, ऊंचाई हो सकती है, वायु दाब एवं पवन हो सकता है, उच्चावच हो सकता है। ऐसे कई सारे अन्य कारक हैं, अन्य तत्व हैं या एलिमेंट्स हैं जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। यानी कि भारत की जलवायु अलग अलग जगह अलग अलग क्यों होती है। जैसे कि हम भारत के स्वरूप की बात करें तो भारत का स्वरूप हमें अलग अलग जगह अलग अलग दिखाई देता है। कहीं पर पर्वत है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार है, कहीं पर तट है, कहीं पर मरुस्थल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें भारत की संरचना दिखाई देती है। तो अलग अलग संरचना के अनुसार अलग अलग क्षेत्र की जलवायु भी हमें दिखाई देती है। तो उसी जलवायु को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, उनमें से कुछ अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन। अब ये किस तरीके से भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, हम चैप्टर के अंदर जानेंगे। ऑलराइट, फिर देखें ऋतुएं। ठीक है, भारत की ऋतुओं की बात करें तो भाई शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन और मानसून की वापसी। तो इस तरीके से जो है भारत की ऋतुओं को 4 भागों में बांटा गया है। ऑलराइट, अब कब से कब तक कौन सा मौसम रहता है, कौन सी ऋतु रहती है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। ये तो सबको पता रहता है, किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो सबको पता रहता है कि भाई गर्मी कब आएगी, बारिश कब आएगी, ठंड कब आएगी। ठीक है, तो बेसिक सी जानकारी है जो हम इसमें पता करेंगे। ऑलराइट, चलिए अब देखें वर्षा के वितरण की बात करें। वर्षा का वितरण, ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग बारिश होती है, यानी कि मात्रा में, क्वांटिटी में अलग अलग जगह अलग अलग बारिश होती है। ठीक है, कहीं पर जैसे कि हम बात करें कहाँ की, मौसिनराम की बात करें जो कि विश्व में सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान है, वहां पर कितनी बारिश हो जाती है? वहां पर लगभग 400 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है। और हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है जहां पर मात्र 20 से 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो कहां 400 सेंटीमीटर और कहां 20 से 25 सेंटीमीटर वर्षा। ठीक है, तो वर्षा का वितरण कहां कहां किस तरीके से है और अलग अलग जगह अलग अलग क्यों है, क्या फैक्टर है,
उन सबको जानेंगे। फिर हम देखेंगे मानसून एकता का परिचायक। जी हाँ, मानसून को एकता का परिचायक कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मानसून पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम करता है, एकता में बांधने का काम करता है। तो कैसे करता है? और यहां से एक सवाल भी बनता है कि मानसून को एकता का परिचायक कहा जाता है, क्यों? बताइए। तो बिल्कुल जानेंगे हम चैप्टर में, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से पता चलती जाएंगी। तो ये हो गया इस चैप्टर का परिचय, पाठ परिचय या इंट्रोडक्शन, यानी कि ये सारी बातें हमें इस चैप्टर में जाननी है। अब जानते हैं एक एक टॉपिक को डिटेल में। देखें, जलवायु नियंत्रण क्लाइमेट कंट्रोल की हम बात करें तो एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष या उससे अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है। क्या बात कही गई है? जलवायु की एक बहुत ही सुंदर और सटीक परिभाषा आपको बताई गई है कि एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि लगभग 30 वर्ष तक जिस तरीके की मौसम परिस्थितियां पाई जाती हैं, ठीक है, जिस तरीके का मौसम पाया जाता है उसे उस क्षेत्र की जलवायु कहा जाता है। ऑलराइट, फिर देखें दूसरी बात क्या कही है कि मौसम एक विशेष क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम क्या बताता है कि उस क्षेत्र विशेष की वायुमंडलीय अवस्था क्या है, उस क्षेत्र विशेष की वायुमंडलीय अवस्था किस प्रकार की है। बात आ रही समझ में? तो मौसम हमें क्या बताता है? एक विशेष क्षेत्र, मौसम एक विशेष एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बतलाता है। फिर देखें, मौसम तथा जलवायु के तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, पवन यानी कि आर्द्रता, पवन यानी कि हवा, आर्द्रता यानी कि नमी तथा वर्षण यानी कि वर्षा। ये सब क्या है? मौसम या जलवायु के तत्व हैं। ठीक है। फिर भारत की जलवायु को किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल यहां से आ जाता है। तो भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु मानी जाती है, ये बात आपको याद रखना है। फिर एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? दक्षिण और दक्षिण पूर्व में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की? मानसूनी जलवायु। ऑलराइट, भारत कहां स्थित है? भारत कहां स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में ही स्थित है। ऑलराइट, चलिए, तो ये हो गई भाई बेसिक जानकारी जलवायु के बारे में। अब हम जानेंगे किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारकों के बारे में। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से कितने कारक हैं? मुख्य रूप से 6 कारक हैं। पहला कारक क्या है? अक्षांश। दूसरा क्या है? तुंगता यानी कि ऊंचाई। फिर तीसरा कारक क्या है? वायु दाब एवं पवन तंत्र। तीसरा कारक क्या है? वायु दाब एवं पवन तंत्र। फिर चौथा कारक क्या है? समुद्र से दूरी, कि किसी भी स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है, उस हिसाब से उस क्षेत्र की जलवायु परिवर्तित होगी। महासागरीय धाराएं, 2 प्रकार की महासागरीय जलधाराएं होती हैं, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा। अब ये किस तरीके से जलवायु को प्रभावित करती हैं उसको जानेंगे। फिर अगला 6वां कारक है उच्चावच लक्षण, यानी कि किसी भी क्षेत्र की ऊंचाई कैसे उस क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। तो टोटल कितने कारक हो गए अपने पास? टोटल अपने पास 1 2 3 4 5 6 कारक हो गए जलवायु को प्रभावित करने के। तो याद रहेंगे आपको, अक्षांश, तुंगता यानी कि ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण। ऑलराइट, चलिए, तो ये हो गया। अब देखें अक्षांश की हम बात करें, ठीक है, अक्षांश की बात करें कि अक्षांश किस तरीके से प्रभावित करेगा। तो देखें, पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। पृथ्वी कैसी है? हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, हम एक गोले पर रहते हैं। अब अक्षांश क्या होता है? पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, ये देखें भाई, ये रही पृथ्वी, ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, अब ये क्या है आपकी? ये है आपकी विषुवत रेखा है जो कि 0 डिग्री की है। ठीक है, दिखाई दे रही है, 0 डिग्री की रेखा है। क्लियर हो गई बात? अब देखें, अब क्या बात कही गई है कि हमारी पृथ्वी गोल है और ये क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं।
अब अक्षांश की जैसे जैसे स्थिति परिवर्तित होगी तो अलग अलग अक्षांश पर सूरज की किरणें, ठीक है, सूरज की किरणें या सौर ऊर्जा अलग अलग उस क्षेत्र को मिलेगी। अब जैसे कि हम बात करें कि जो हमारी विषुवत रेखा है या विषुवत वृत्त है, सूर्य की किरणें उस पर एकदम सीधी पड़ती हैं, लेकिन जो इसके जिन क्षेत्रों पर इनकी किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं तो उस जगह का तापमान थोड़ा अलग रहेगा, उस जगह की जलवायु अलग रहेगी। और क्यों रहेगी? क्योंकि अक्षांश अलग अलग हैं। जैसे जैसे अक्षांशों की तरफ हम बढ़ते जाएंगे या ध्रुवों की तरफ हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? तापमान कम होता जाएगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में? क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ पर सीधी नहीं पड़ेंगी, अक्षांश जैसे जैसे परिवर्तित होते जाएंगे तो सूरज की किरणें कैसी पड़ेंगी? तिरछी पड़ेंगी। क्लियर हो रही है बात? तो पृथ्वी की गोलाई के कारण, पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है और इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। ये रहा आपका विषुवत वृत्त और ये रहे अपन ध्रुव की तरफ जैसे जैसे जाते गए तो तापमान क्या होता जाएगा? तापमान घटता जाएगा। ऑलराइट, चलिए तो अक्षांश की बात हो गई है, अब बात करेंगे हम किसकी? ऊंचाई की। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो क्या होता है? वायुमंडल की सघनता कम होती है और तापमान घट जाता है। कोई भी व्यक्ति जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा पृथ्वी की सतह से तो क्या होता जाएगा? तापमान कम होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है और इसीलिए पहाड़ियां जो हैं, पर्वतीय क्षेत्र जो हैं, हिल स्टेशन जो हैं, गर्मी के मौसम में भी ठंडे होते हैं और गर्मी के मौसम में ही ज्यादातर टूरिस्ट या ज्यादातर पर्यटक या यात्री पहाड़ों की यात्रा करने के लिए जाते हैं क्योंकि वहां पर मौसम ठंडा रहता है। ऑलराइट, चलिए अब देखें वायुदाब एवं पवन तंत्र। क्या जानना है? वायुदाब एवं पवन तंत्र के बारे में कि वायुदाब एवं पवन तंत्र किस तरीके से भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। तो देखें किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। अब वायुदाब और पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। जैसे कि हम बात करें भारत की, ठीक है, तो भारत का जो पर्वतीय इलाका है, उत्तरी भारत का जो इलाका है वहां पर क्या है? वहां पर रहता है भाई साहब उच्च वायुदाब। इस क्षेत्र में क्या रहेगा? इस क्षेत्र में उच्च वायुदाब मिलेगा। और हम नीचे की बात करें, प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? यहां पर मिलेगा निम्न वायुदाब। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र का वायुदाब, पवन तंत्र, वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। अब जहां पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है वहां से हवाएं निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर चला करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस पर डिपेंड कर रही हैं? अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर कर रही हैं। ठीक है, अब जैसे हम भारत की बात करें तो भारत की अलग अलग जगह स्थिति जो है अलग अलग अक्षांशों के अनुसार होगी, यानी कि अलग अलग जगह अक्षांश परिवर्तित होते रहेंगे। ठीक है, फिर इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। क्या बात कही गई है कि इस प्रकार से यह तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है वायुदाब और पवन तंत्र की कहां पर कितना तापमान रहेगा और कहां पर कितनी बारिश होगी। क्योंकि बारिश कैसे होती है भाई? हवाओं के द्वारा ही होती है, मानसूनी हवाओं के द्वारा होती है। ऑलराइट, चलिए अब देखें समुद्र से दूरी। क्या बात कही गई है? समुद्र से दूरी की हम बात करें तो देखें समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जहां पर समुद्री इलाका रहता है तो उसके आसपास का जो तटीय क्षेत्र रहता है वहां की जलवायु कैसी रहती है? सम जलवायु रहती है, क्योंकि उसके आसपास क्या होता है भाई? समुद्र। यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ हिंद महासागर है। और जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी तो ये जो बीच के क्षेत्र हैं वहां पर जलवायु का विषम प्रभाव पड़ेगा, यानी विषमकारी जलवायु दिखाई देगी, एक सी नहीं दिखाई देगी। एक सी जलवायु या सम जलवायु का मतलब क्या है
कि वहां ना तो ज्यादा ठंड पड़ती है और ना ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। ऑलराइट, तो समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव यानी कि एक सा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है यह प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। यानी कि जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी तो इन क्षेत्रों में गर्मी में अच्छी खासी गर्मी भी होगी और ठंड में अच्छी खासी ठंड भी होगी, जबकि तटीय इलाकों में ना ज्यादा ठंड होगी ना ज्यादा गर्मी होगी। ठीक है, चलिए, और इसे क्या कहते हैं? महाद्वीपीय अवस्था। किसे? जब गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और सर्दी में बहुत अधिक सर्दी होती है। ठीक है, जब गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और ठंड में बहुत ज्यादा ठंड होती है तो उसे क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय अवस्था कहा जाता है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाद्वीपीय अवस्था किसे कहा जाता है, तो आप बता दें कि जब गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और ठंड में बहुत अधिक ठंड पड़ती है जिन क्षेत्रों में, तो उसे महाद्वीपीय अवस्था के नाम से जाना जाता है। ऑलराइट, अब देखें, महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है भाई ठंडी जलधारा और एक होती है गर्म जलधारा। ऑलराइट, तो महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ, क्या बात कही गई है? महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। बात आ रही समझ में? महासागरीय धाराएं क्या करती हैं? समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती हैं। कैसे करती हैं? पहली बात तो मैंने आपको बताई कि दो प्रकार की जलधाराएं होती हैं, एक होती है ठंडी जलधारा और एक होती है गर्म जलधारा। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई तटीय क्षेत्र है, वहां पर अगर गर्म जलधारा है और वो तट क्षेत्र की तरफ जा रही है तो वो वहां का तापमान कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और अगर जलधारा ठंडी है, ठीक है, ठंडी जलधारा समुद्र से स्थल की तरफ जा रही है तो स्थल भाग का तापमान कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये हो गई महासागरीय धाराओं की बात। अब इसके बाद हम बात करेंगे उच्चावच लक्षण की। किसकी? उच्चावच लक्षण, ऊंचाई और नीचाई की बात करेंगे। तो देखें, किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या कहा गया है? अगर किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करना हो तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? उच्चावच की होती है। ठीक है, अब देखो भाई, पहाड़ों की हम बात करें तो भारत के उत्तर में कई सारे पहाड़ हमें दिखाई देते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। ठीक है, तो ऊंचे पर्वत जो हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत जो हैं ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। ठीक है, अगर यहां से ठंडी या गर्म किसी भी तरीके की वायु आ रही है तो ये क्या करेंगे? उसको रोक देंगे। अवरोधित करना क्या होता है? अवरोधित करना यानी कि रोक देना। ठीक है, रोक देते हैं। और अगर उन पर्वतों की ऊंचाई इतनी है कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोक दें, ठीक है, जो ऐसी वायु बह रही हो वहां पर जो बारिश कराने में सहायक हो, और पर्वत अगर इतने ऊंचे हैं कि उस हवा को रोकने में सक्षम हो, उस हवा को वे रोक दें, तो क्या होगा? उस क्षेत्र में वर्षा हो जाएगी, यानी कि पहाड़ों के इस तरफ बारिश हो जाएगी, और जो पहाड़ों के इस तरफ वाला इलाका है वो कैसा रह जाएगा? सूखा रह जाएगा, क्योंकि बारिश कराने वाली हवाएं वहीं रुक गई, पर्वतों ने वहीं रोक दिया, तो पर्वतों के जो पीछे वाला क्षेत्र है वहां पर बारिश हो जाएगी, और इस तरफ वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर बारिश नहीं हो पाएगी, क्योंकि हवाएं यहाँ तक आ ही नहीं पाएंगी, पर्वतों ने वहीं हवाओं को रोक लिया है। ऑलराइट, चलिए, तो ये थे भाई, अभी अपन ने बेसिकली समझे थे कि क्या क्या होता है। अब देखें, अब भारत की स्थिति के संदर्भ में हम एक एक जलवायु को प्रभावित करने वाले एक एक कारक को देखेंगे। तो पहला कारक क्या है? अक्षांश। अब अक्षांश किस तरीके से प्रभावित करता है भारत की जलवायु को, ये तो हम समझ ही चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये भारत का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर है? ये हो गई आपकी उत्तर दिशा, ये हो गई आपकी पश्चिम, ये हो गई आपकी पूर्व दिशा, और ये हो गई आपकी दक्षिण। ऑलराइट, ठीक है, क्लियर है? अब हम बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा की स्थिति आपको स्पष्ट तरीके से यहां पर दिखाई दे रही होगी, जो कि 23.5 डिग्री की
23 डिग्री 30 मिनट की, 23 डिग्री 30 मिनट की क्या है, एक अक्षांशीय रेखा है और एक काल्पनिक रेखा है जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर आपको खिंची हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कर्क रेखा या कर्क वृत्त क्या कर रहा है, कर्क रेखा क्या कर रही है, देश को दो भागों में विभाजित कर रही है। तो कर्क वृत्त देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम तक जाती है। ठीक है, और देखें भाई कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। तो देखें, एक दिखाई देता है आपको गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। ऑलराइट, तो कर्क वृत्त देश के मध्य भाग में पश्चिम के कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम तक गुजरती है और देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ये जो देश का आधा भाग है कर्क वृत्त के या कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, जो कि कैसा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि जो गर्म रहता है जो क्षेत्र। ठीक है, क्लियर हो गई बात, यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित होती हैं। भारत की जलवायु में दोनों विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। कौन कौन सी, एक तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु और दूसरी होती है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्या होती है, जैसे कि हम ऊपर की बात करें, कर्क रेखा के उत्तर की बात करें तो उपोष्ण जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। तो उपोष्ण जलवायु का क्या मतलब है, यानी कि ये जलवायु गर्म और सर्द दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया आपका अक्षांश। उसके बाद ऊंचाई की बात करें तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। अभी हमने क्या किया था, ये चीजें कैसे प्रभावित करती हैं, कारक कैसे प्रभावित करते हैं। अब भारत में ये चीजें कैसे प्रभावित करती हैं, कहां प्रभावित करती हैं, उनके बारे में जान रहे हैं। तो भारत के उत्तर में क्या है, भारत के उत्तर में हम सभी जानते हैं हिमालय पर्वत है और जिसकी औसत ऊंचाई एवरेज हाइट कितनी है, जिसकी औसत ऊंचाई एवरेज हाइट 6000 मीटर है। कितनी है, 6000 मीटर है। और भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है। ठीक है, भारत का तटीय क्षेत्र भी बहुत विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई कितनी है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। कितनी है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। फिर देखें, हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। क्या बात की गई है, हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। तो ऊंचाई की जहां बात हो रही है तो हिमालय क्या करता है, हिमालय जो है, जो ठंडी हवाएं आ रही है मध्य एशिया से, उनको भारत में आने से रोकता है, जिसके कारण भारत में बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ पाती है। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो ये बात हो गई ऊंचाई की। फिर देखें, वायु दाब एवं पवन ये कैसे प्रभावित करता है। तो भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। किस किस से, तो पहली है वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, दूसरी है ऊपरी वायु परिसंचरण और तीसरी क्या है, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, अब ये तीनों चीजें क्या क्या होती हैं इसको भी अपन डिटेल में जानते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमें बताया गया है वायु दाब एवं धरातलीय पवनें। ठीक है, वायु दाब एवं धरातलीय पवनें। तो उसके पहले हम समझते हैं निम्न वायु दाब और उच्च वायु दाब को। ठीक है, तो ठंड के दिनों की हम बात करें, शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में क्या रहता है, उच्च दाब रहता है। शीत ऋतु में क्या परिस्थिति है कि हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है, उच्च वायु दाब होता है और इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं।
बात आ रही समझ में? तो निम्न दाब और उच्च दाब की बात है तो शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में क्या होता है? हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है और इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं यानी कि हिमालयी क्षेत्र की जो ठंडी और शुष्क हवाएं हैं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। अब सुनना, ध्यान से सुनना, तो जो निम्न दाब का क्षेत्र होता है वो गर्म क्षेत्र होता है और उच्च दाब का क्षेत्र जो होता है वो ठंडा क्षेत्र होता है। और हवाओं की दिशा जो है हमेशा कहां से कहां होती है? उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर होती है। अब उच्च दाब का क्षेत्र भारत में कहां बन रहा है? उच्च दाब का क्षेत्र उत्तर में हिमालयी भाग में बन रहा है और निम्न दाब का क्षेत्र कहां बन रहा है? निचले भारत में बन रहा है, प्रायद्वीपीय भारत में बन रहा है, दक्षिण भारत में बन रहा है। तो इस क्षेत्र की शुष्क हवाएं यानी कि इस क्षेत्र की उत्तरी क्षेत्र की जो शुष्क हवाएं हैं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब देखो, ये हो गई ठंड के दिनों की बात। ठीक है, फिर ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में कहां पर? उत्तर पूर्वी भारत। कौन सा भारत? ये उत्तर दिशा, ये पूरब दिशा, ये हो गई आपकी उत्तर पूरब दिशा। ठीक है, क्लियर है? तो ग्रीष्म ऋतु में क्या हो रहा है? आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में यहां पर निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। ठीक है, अब हवाओं का रुख कुछ इस तरीके का रहेगा, इस तरफ। ऑलराइट, चलिए अब क्या है? वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, दक्षिण में हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से, ठीक है, जो दक्षिण में हिंद महासागर क्षेत्र है उसके उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व दिशा में, कहां? दक्षिण पूर्व दिशा में। क्लियर हो रही है बात? दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार करके दाहिनी ओर मुड़ते हुए, इस तरफ मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्न दाब की ओर बहने लगती हैं। ठीक है, यहां उच्च दाब का क्षेत्र बन रहा था, यहां से दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार करते हुए कहां जाएंगी? उच्च दाब की ओर जाएंगी, क्योंकि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाता है। और ये पवने कोष्ण महासागर, कोष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म। कोष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म। तो ये पवनें कोष्ण यानी कि गर्म महासागरों के ऊपर से बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। कोष्ण यानी कि गर्म। अब कोई भी हवा गर्म महासागर के ऊपर से जाएगी तो उस हवा में क्या हो जाएगा? नमी आ जाएगी। ठीक है, अब जब हवा में नमी आ चुकी है तो क्या होगा? बारिश तो होगी। हवा में नमी का मतलब क्या है? बारिश होना। ठीक है, तो ये भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करेंगी। जैसे कि आप पानी भर लें एक किसी बर्तन में और उसको उबालें, ठीक है, वो क्या हो गया? गर्म पानी हो गया। यहाँ पर गर्म महासागर की बात है और उसके ऊपर से जो हवा गुजरेगी, आप अपना हाथ ही ऐसा रखें तो आपके हाथ में थोड़ी थोड़ी नमी महसूस होगी। अब हवा में नमी हो गई है, नमी बैठ गई है तो बारिश तो होगी ही। तो वही हवाएं क्या करेंगी? भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। चलिए अब देखें आगे। हाँ, अब देखें अगली बात है ऊपरी वायु परिसंचरण की। तो देखें इसमें क्या देखने को मिलता है। तो इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है और इस प्रवाह का एक मुख्य घटक क्या है? जेट धारा। यानी कि वायु का पश्चिमी प्रवाह किसको दर्शाता है? जेट धाराओं को दर्शाता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझ लें आप सभी। देखें ये क्या दिखाई दे रही है आपको? विषुवत रेखा दिखाई दे रही है। ठीक है, 0 डिग्री की है, भूमध्य रेखा है। ऑलराइट, इसके नीचे आप देखें, दक्षिण की तरफ देखें तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। ऑलराइट, और इसके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की हम बात करें तो कौन सी रेखा है? यहाँ पर उत्तर में कर्क रेखा है। ठीक है, ध्यान रखना, विषुवत वृत्त के
दक्षिण की बात करें तो 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा मकर रेखा, और विषुवत वृत्त के ऊपर की बात करें तो 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांशी रेखा, उसे क्या कहा जाएगा, कर्क रेखा के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद देखें उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, फिर उत्तरी ध्रुव है। ऑलराइट, उत्तरी ध्रुव व्रत, और ये रहा आपका उत्तरी ध्रुव, और ये रहा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आर्कटिक व्रत। फिर नीचे की तरफ देखें तो ये है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी ध्रुव व्रत, और यहाँ पर देखें तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा गया है, अंटार्कटिक व्रत के नाम से जाना गया है। ये रहा आपका दक्षिणी ध्रुव। ऑलराइट, अब देखें जेट धाराएं कहां से कहां तक बहती हैं, तो जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं। कहां से कहां तक, 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित रहती हैं, उत्तर की तरफ रहती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा, क्योंकि ऊपर का क्षेत्र कौन सा होता है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। ठीक है, फिर देखें भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। क्या कहा गया है कि भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़ के, गर्मी के मौसम को छोड़ के पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में बहा करती हैं। ठीक, फिर एक पूर्वी जेट धारा है, एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, वो गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रभावित होती है। ठीक है, तो इस तरीके से बात हुई वायु परिसंचरण की कि वायु कहां कहां किस तरीके से बहा करती है। अब बात करते हैं जेट धारा की। ठीक है, जेट धारा से सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर ये होती क्या है। तो ये एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई, क्या बात की गई है कि ये एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई, यानी कि ज्यादा ऊंचाई लगभग 12,000 मीटर से अधिक या 12 किलोमीटर, 12,000 मीटर किसके बराबर होगा, 12 किलोमीटर के, क्योंकि 1,000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 12,000 मीटर में 12 किलोमीटर होगा। तो अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं, इनकी गति गर्मी में कितनी, 110 किलोमीटर प्रति घंटा, सर्दी में कितनी, 140 किलोमीटर प्रति घंटा होती है जेट धाराओं की। और बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है, उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशी एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखें लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच, कितना, लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच जेट धाराएं स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जेट धाराओं को उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं क्यों कहा जाता है, तो आप बता देंगे कि लगभग ये जेट धाराएं 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं कहा जाता है। चलिए अब देखें भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत में जेट धाराएं गर्मी की ऋतु को छोड़ के, सिर्फ गर्मी को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के कहां बहती हैं, हिमालय के दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती हैं। और इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में, यहाँ पर इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। ठीक है, फिर देखें गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही, ठीक है, सूरज गति करता है, लेकिन हमें क्या गति करता हुआ दिखाई देता है, हमें उसकी गति कैसी दिखाई देती है, आभासी गति दिखाई देती है। तो गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के कहां चली जाती है, उत्तर में चली जाती है। ऑलराइट, और एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है। क्या बात कहेगी, एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, वो गर्मी के महीने में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है।
क्लियर? तो ये बात हो गई भाई आपकी जेट धाराओं की। अब हम जानते हैं कोरियोलिस बल के बारे में। क्या होता है कोरियोलिस बल या कोरियोलिस फोर्स? तो देखें भाई, सबसे पहले तो ये बल कैसे उत्पन्न होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है, सबसे जरूरी बात यही है। तो किसके कारण उत्पन्न होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? तो जैसे ही पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूर्णन करती है अपने अक्ष पर, पृथ्वी घूमती है जिसके परिणाम स्वरूप ही दिन और रात होते हैं, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को, आभासी बल है, समझ में नहीं आता, बस आभास होता है उसके कारण, इस बल को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण इसको कोरियोलिस बल कहा जाता है। और इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में, ये रहा आपका उत्तरी गोलार्ध और ये रहा आपका दक्षिणी गोलार्ध, क्लियर हो रही है बात? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? कोरियोलिस बल कहा जाता है। और इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर चली गई हैं। और उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर चली गई हैं। और इसे क्या कहा जाता है? इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ फेरेल भी कहा जाता है। किसे? कोरियोलिस बल को। तो एक बार फिर से रिपीट करती हूं, कोरियोलिस बल कैसे उत्पन्न होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, आभासी बल है। और इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक, और इसे क्या कहा जाता है? इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है या फेरेल लॉ भी कहा जाता है। चलिए अब देखें, अब बात है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। क्या बात कही गई है? पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो देखें भाई इसकी क्या कहानी है। तो पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। किसके कारण? पवनों के पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में, ये है उत्तर, ये है पश्चिम और ये है आपका उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। और गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के कहां चली जाती है? हिमालय के उत्तर में चली जाती है। तो ये बात हो गई किसकी? पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। फिर देखें, हम बात करेंगे अब इंडियन मॉनसून, भारतीय मॉनसून की। तो देखें भाई, हाँ, तो हम बात कर रहे हैं भारतीय मानसून की। तो सबसे पहले हम जाने कि भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है। तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है और मानसूनी पवनों से प्रभावित है, इसलिए भारत की जलवायु मानसूनी है। अब मानसून शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है? मानसून शब्द यानी मानसून को मानसून कहा किसने? तो जो अरब वासी हैं, व्यापारियों की तरह भारत आए थे, भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, तो उन्होंने इस पवन तंत्र को देखा और इस मौसमी उत्क्रमण को पहचाना। उत्क्रमण का मतलब क्या होता है? उत्क्रमण का मतलब होता है परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन। हम सभी जानते हैं कि भारत में अलग अलग ऋतुएं होती हैं। पहले होती है आपकी कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु, जो कि जून से लेकर मध्य सितंबर तक चलती है। फिर उसके बाद आती है शीत ऋतु, फिर आती है ग्रीष्म ऋतु। तो ऋतुएं परिवर्तित कैसे होती हैं? हवाओं के परिवर्तित होने से ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। तो जब अरबवासी भारत आए और इन्होंने यहाँ के मौसमी उत्क्रमण को देखा, मौसम में होने वाले परिवर्तन को देखा कि किस तरीके से भारत में मानसून प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है और हवाओं का रुख अलग जाता है, तो भारत में बारिश का मौसम चालू होता है। तो अरब वासियों ने ही मानसून शब्द की उत्पत्ति की थी, यानी कि यहाँ के वर्षा ऋतु को मानसून नाम दिया था। जी हाँ, क्लियर हो गई ये वाली बात। अब देखें,
मानसून के आगमन की बात हम कर रहे थे, तो मानसून का आगमन और मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तरी और 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच रहता है। कहां से कहां तक यह प्रभाव देखा जाता है? सबसे पहली बात तो यह है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, और कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच देखा जाता है? तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच ये मानसून का प्रभाव हमें भारत में देखने को मिलता है। अब देखें, अब हम जानेंगे अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के बारे में। ये क्या होता है अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र? तो सबसे पहले इस इमेज को आप सभी ध्यान से देखें और देखें भाई, हम सभी जानते हैं ऊपर की तरफ हमें उत्तरी ध्रुव दिखाई देता है और नीचे की तरफ हमें दक्षिणी ध्रुव दिखाई देता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो लोकेशन क्लियर हो गई। अब देखें, ध्यान से देखिएगा, बीच में यह है अपनी विषुवत रेखा है, कितने डिग्री की है? 0 डिग्री की है। कौन सी रेखा है ये? अक्षांशी है या देशांतरी है? तो ये रेखा अक्षांशी रेखा है क्योंकि क्षैतिज रेखा है, आड़ी रेखा है। तो 0 डिग्री की अक्षांशी रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है वो विषुवत रेखा के समानांतर होता है। ठीक है, कहाँ होता है? ये देखें, यहां से यहां तक जो है आपको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा दिखाई देती है, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, और उसी के समानांतर हमें क्या दिखाई देता है? अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र हमें दिखाई देता है। अब देखें, अब ध्यान से सुनिएगा, तो ये जो अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है वो विषुवतीय अक्षांशों में, हमने बात करी थी अक्षांश की और विषुवत रेखा की, तो ये देखें विषुवतीय अक्षांश में ही स्थित है, विषुवत रेखा के समानांतर ही स्थित है। ठीक है, तो ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। वायु दाब दो प्रकार का होता है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र और उच्च वायु दाब का क्षेत्र। और हवा कहां से कहां तक चलती है? वायु, हवा या पवन कहां से कहां तक चलती है? उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर आती है। ऑलराइट, बात आ रही है समझ में? तो जो अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है इसकी स्थिति हमने देखी, विषुवत रेखा के समानांतर देखी, और ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त और निम्न दाब का क्षेत्र होता है। और यहीं पर इसी क्षेत्र में उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। अब देखो कहाँ है उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें? ये देखो, ये है उत्तर की तरफ से आती हुई उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, और ये देखें दक्षिणी छोर से इस छोर की तरफ आती हुई दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। ठीक है, अब ये क्षेत्र कैसा है? निम्न दाब का क्षेत्र है, और हम सभी जानते हैं कि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आती हैं। ठीक है, और ऊपर जो क्षेत्र होता है वो कैसा क्षेत्र होता है? उच्च वायु दाब का क्षेत्र होता है। अब उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कहाँ जा रही हैं? अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की तरफ जा रही हैं, और वो क्षेत्र कैसा है? निम्न दाब का क्षेत्र है, यानी कि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जा रही हैं। ऑलराइट, अब देखें, इतनी बात हो गई क्लियर? तो यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, यह भी बात हम जान चुके हैं। लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता जाता है जैसे जैसे सूर्य गति करता है। यहाँ पर एक शब्द बताया गया है आपको, आभासी गति। ठीक है, सूर्य गति करता हुआ हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा आभास होता है कि सूर्य गति कर रहा है, और गति कर ही रहा है जब तो पूर्व से निकलकर पश्चिम में डूबता है। ठीक है, यानी कि गति कर रहा है, लेकिन हमें गति करता हुआ नजर नहीं आता। गति करता हुआ सूर्य कब नजर आता है? जब हम चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं, खुद चलते हैं, तो हम कहते हैं कि देखो हमारे साथ सूरज भी चल रहा है, हमारे साथ चंदा भी चल रहा है, लेकिन उनकी गति हमें कैसी प्रतीत होती है? आभासी गति हमें प्रतीत होती है। तो ये जो अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है वो विषुवत वृत्त के समानांतर होता है, और सूर्य की आभासी गति के साथ साथ ये उत्तर की तरफ या फिर दक्षिण की तरफ, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ खिसकता भी जाता है। ऑलराइट, अब देखो, अब अगर हमें मानसून की प्रक्रिया को समझना है कि मानसून की शुरुआत कैसे होती है, कैसे होता है भारत में मानसून, कैसे आता है, तो हमें कुछ फैक्ट्स को जानना भी जरूरी है। तो देखें,
सबसे पहले हम समझेंगे स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण। ठीक है, स्थल भाग और जल भाग। ठीक है, स्थल भाग के गर्म होना और जल भाग के ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया, यानी कि अलग अलग प्रक्रिया है ये। ठंडा होना और गर्म होना दोनों अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर, स्थल भाग गर्म है। ठीक है, स्थल भाग कैसा है? गर्म भाग है। तो स्थल भाग पर कैसा वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा? जो भाग गर्म होता है उस पर कौन सा क्षेत्र बनता है? निम्न दाब का क्षेत्र बनता है या उच्च दाब का क्षेत्र बनता है? जल्दी से बताओ कमेंट करके। मैंने आपको 10 बार ये चीज समझाई है, जल्दी से कमेंट करके बताना है आप सभी को कि जहां पर निम्न दाब का क्षेत्र बनता है वहां गर्म स्थिति होती है या ठंडी स्थिति होती है? जल्दी से बताइए। देखें भाई, तो देखें, स्थल भाग जब गर्म होता है तो स्थल भाग पर कैसा क्षेत्र बनता है? निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जल भाग जो है या स्थल भाग के आसपास का जो समुद्री एरिया है वो कैसा है? वो ठंडा है। तो वहां पर किस प्रकार का वायु दाब बनेगा? वहां पर बनेगा उच्च वायु दाब का क्षेत्रफल बनता है। तो स्थल भाग गर्म होने की वजह से वहां निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा और समुद्री भाग ठंडा होने के कारण समुद्रों के ऊपर उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनेगा। ऑलराइट, अब देखें ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति की हम बात करें। ठीक है, गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति जो है विषुवत रेखा के समानांतर होती है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के कारण यह क्षेत्र उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता जाता है। अब वही बात यहां पर अप्लाई होती है। देखें, तो जब गर्मी के दिन आते हैं, ग्रीष्म ऋतु आती है, तो ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति कहां खिसक जाती है? अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहां खिसक जाता है? गंगा के मैदान की ओर खिसक जाता है। और भारत में गंगा के मैदान की स्थिति कहां दिखाई देती है? भारत के मैप में गंगा के मैदान की स्थिति कहां दिखाई देती है? उत्तर में दिखाई देती है। ठीक है, यह विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है और इसे मानसून ऋतु में किस नाम से जाना जाता है? मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। तो अगर हमें मानसून को समझना है तो सबसे पहले हमने किस चीज को समझा? अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति को समझा। ऑलराइट, और निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब की स्थिति को समझा। ठीक है, फिर आते हैं हम हिंद महासागर। हिंद महासागर का क्षेत्र हमें कहां दिखाई देता है? गंगा के मैदान के जस्ट अपोजिट में दक्षिण की तरफ दिखाई देता है। क्लियर हो रही है बात? हाँ जी, देखो इधर अरब सागर की स्थिति हमें दिखाई देती है। उसके बाद इधर हमें पूर्व की तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और दक्षिण की तरफ क्या है? दक्षिण की तरफ हमें हिंद महासागर दिखाई देता है। अब यहां पर एक बात कही गई है मेडागास्कर के बारे में। किसके बारे में? मेडागास्कर के बारे में। मेडागास्कर क्या है? तो मेडागास्कर है हिंद महासागर का एक द्वीप। तो हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर, कहां पर? हिंद महासागर में एक द्वीप है। कौन सा द्वीप है? मेडागास्कर। और मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, और इस उच्च वायुदाब के क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। क्लियर हो रही है बात? किसको प्रभावित करती है? भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, क्योंकि हवाएं कहां से कहां चलती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी। और जब समुद्री हवाएं अपनी नमी के साथ स्थल भाग की ओर चला करेंगी तो क्या होगा भाई? क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। ये बात भी मैंने कई बार आपको बताई है। चलिए फिर देखें, अब गर्मी के दिनों की अपन बात करें तो गर्मी में तिब्बत का पठार कहां है? तिब्बत का पठार जल्दी से बताओ, लोकेशन कहां दिखती है? भारत के बाहर दिखती है तिब्बत के पठार की लोकेशन या भारत के अंदर दिखती है? जल्दी से लोकेशन बतानी है आप सभी को। तो ग्रीष्म ऋतु में जो तिब्बत का पठार है बहुत अधिक गर्म हो जाता है,
जिसके जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण हो जाता है। क्लियर हो गई बात। और हर जगह हम किसकी स्थिति देख रहे हैं? उच्च वायु दाब की स्थिति देख रहे हैं। और उच्च वायु दाब ही किसको प्रेरित करता है? मानसून को प्रेरित करता है। क्लियर। फिर देखें, ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का, जेट धाराएं कैसी धाराएं होती हैं, कहां होती हैं? सबसे पहली बात तो ये बताओ, जेट धाराएं जो वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, उसमें जो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल कितना एरिया होता है? क्षोभ मंडल 0 से 18 किलोमीटर तक का एरिया होता है। तो वायुमंडल में जो क्षोभ मंडल है उसके ऊपर अन्य मंडल भी है, जैसे कि समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ऑलराइट, तो जेट धाराएं कहां चला करती हैं? जेट स्ट्रीम कहां चला करती हैं? क्षोभ मंडल में चला करती हैं। और कितनी ऊंचाई तक? तो 12,000 मीटर यानी कि 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जेट स्ट्रीम चला करती हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल में। ये बात हो गई जेट धाराओं के बारे में। अब गर्मी की बात हो रही है यहां पर। तो ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर, ये क्या है? ये वाला भाग क्या है? भारतीय प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। भाई प्रायद्वीप तो सभी को पता होगा ना, प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? जब ज्योग्राफी की शुरुआत हमने करी थी तब सबसे पहले आपको प्रायद्वीप या पेनिनसुलर की डेफिनेशन ही आपको बताई थी। तो प्रायद्वीप होता क्या है? प्रायद्वीप के बारे में तो सभी जानते हैं। वो भूभाग एक स्थल भाग ही होता है, जमीन का ही एक भाग होता है जो एक तरफ से स्थल से घिरा हो, ऑलराइट, और तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हो। तो भारत का जो निचला हिस्सा है, यहां पर अपन देखें, जो निचला हिस्सा है इसके ऊपर क्या दिखाई देता है? पूरा का पूरा स्थल भाग दिखाई देता है। उसके नीचे तो, उसके ऊपर जो है कहीं भी अपन को पानी नहीं दिखाई देता, पूरा स्थल भाग है। ठीक है, चारों तरफ दूसरी जगह से भी स्थल भाग से ही घिरा हुआ है। तो एक भाग क्या हो गया? स्थल से घिरा है। और इसके तीनों तरफ की बात करें हम, ठीक है, तो ये पूरा पानी से घिरा हुआ है, समुद्रों से घिरा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर देखें, पश्चिम में क्या है? अरब सागर है, पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। तो प्रायद्वीप की बात भी क्लियर हो गई। क्या होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। ऑलराइट, तो एक एक चीज का किस तरीके से प्रभाव हो रहा है, उच्च वायु दाब का प्रभाव किस तरीके से हो रहा है, जेट स्ट्रीम का प्रभाव हमें हिमालय क्षेत्र में किस तरीके से दिखाई दे रहा है, जेट स्ट्रीम का प्रभाव साथ ही साथ भारतीय प्रायद्वीप में भी किस तरीके से दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गई बात। अब देखें आगे अब जानेंगे एल नीनो। वो सारी परिस्थितियां आपको बताई जा रही हैं जो मानसून के लिए जिम्मेदार हैं। ऑलराइट, कि भारत में मानसून कैसे आता है, भारत में बारिश की शुरुआत कैसे होती है। तो हम जानते हैं अगले फैक्टर एल नीनो के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इस शब्द को समझने की कोशिश करना कि एल नीनो वास्तव में है क्या। तो एल नीनो जो है एक गर्म समुद्री महासागरीय जलधारा का नाम है। एल नीनो क्या है? ध्यान से सुनना, एक बार फिर से सुनना। ठीक है, एल नीनो, एल नीनो क्या है? ये है गर्म महासागरीय जलधारा, महासागरीय जलधारा। तो जलधाराएं कितने प्रकार की होती हैं? जलधाराएं 2 प्रकार की होती हैं, गर्म महासागरीय जलधारा और ठंडी महासागरीय जलधारा। तो एल नीनो जो है गर्म महासागरीय जलधारा है। और किस महासागर की जलधारा है? यह है प्रशांत महासागर की जलधारा है, जो कि पेरू के तट पर उत्पन्न होती है। तो अब ध्यान से सुनना, एल नीनो ठंडी पेरू जलधाराओं के स्थान पर, क्योंकि जलधाराएं 2 प्रकार की होती हैं, ठंडी और गर्म, और ये पेरू के तट पर ही उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर, स्थायी तौर पर नहीं, अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को क्या कहा जाता है? एल नीनो का नाम दिया गया है। ऑलराइट, एल नीनो पता चल गया कि एक गर्म महासागरीय जलधारा है। अब एल नीनो शब्द कहां से आया?
जैसे कि हमने मानसून शब्द को जाना था जो कि अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। अब अल नीनो का अर्थ क्या होता है? अल नीनो शब्द की हम बात करें तो अल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है। किसका? स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा। जी हाँ, तथा जो कि किसको व्यक्त करता है? बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। अब बेबी क्राइस्ट को व्यक्त क्यों करता है भाई? क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 25 दिसंबर को क्या होता है भाई? ईसा मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है इसलिए इसको एल नीनो कहा जाता है। और एल नीनो एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। ऑलराइट, दो बातें समझ में आ गई एल नीनो के बारे में। अब देखें, एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है। अब गर्म जलधारा है तो सीधी सी बात है कि जो समुद्र की सतह है और उस पर एल नीनो जलधारा का प्रभाव पड़ेगा तो समुद्र की सतह कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी और उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को ये कमजोर कर देती है। ऑलराइट, अगर गर्म जलधारा किसी क्षेत्र से गुजर रही है तो उस क्षेत्र की जलवायु को उस समय वो गर्म कर देगी, वहां का टेम्परेचर वो बढ़ा देगी। लेकिन अगर कोई जलधारा ठंडी है और वो किसी क्षेत्र से गुजर रही है तो उस क्षेत्र के तापमान को कम कर देगी, यानी कि उस क्षेत्र को ठंडा कर देगी। तो एल नीनो गर्म जलधारा है तो इसकी उपस्थिति के कारण समुद्र की सतह का तापमान कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है। अब देखें एल नीनो के बाद हम बात करेंगे एक और फैक्टर है दक्षिणी दोलन जो कि मानसून में सहायक होता है। अब ये दक्षिणी दोलन क्या कहलाता है? तो देखो, जब दक्षिण प्रशांत महासागर के, भाई प्रशांत महासागर की स्थिति तो पता है सभी को। अब प्रशांत महासागर का जो दक्षिणी एरिया है तो जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, भाई सारा फोकस कहां पर करना है? वायु दाब पर, चाहे उच्च वायु दाब हो चाहे निम्न वायु दाब हो, क्योंकि मानसून का मतलब सीधा है हवाओं का रुख बदलना। ठीक है, तो जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है तब हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में क्या होगा? निम्न दाब का क्षेत्र होगा। ठीक है, किस भाग में? उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होगा तो हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में क्या होगा? निम्न दाब। प्रशांत महासागर में उच्च दाब का केंद्र बन रहा है और हिंद महासागर में क्या बन रहा है? हिंद महासागर में बन रहा है निम्न दाब का केंद्र। और कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत भी हो जाती है। अब विपरीत होने का क्या मतलब है? जैसे कि यहाँ पर प्रशांत महासागर में क्या बन रहा है? प्रशांत महासागर में उच्च दाब का केंद्र बन रहा है और हिंद महासागर में क्या बन रहा है? उसी समय निम्न दाब का केंद्र बन रहा है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में ये स्थिति पलट भी जाएगी, यानी कि प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में अब निम्न दाब का केंद्र बनेगा, निम्न दाब रहेगा, निम्न वायु दाब रहेगा और हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय भाग में उच्च दाब होगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? अब ये जो दाब की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, एक ही समय पर एक जगह उच्च वायु दाब है, एक ही उसी समय एक दूसरी जगह पर निम्न वायु दाब है, लेकिन कुछ विशेष वर्षों में ये स्थिति परिवर्तित हो रही है। ठीक है, कुछ विशेष वर्षों में ये स्थिति कुछ इस तरीके से परिवर्तित हो रही है कि पहले जहां उच्च दाब था अब वहां पर निम्न दाब रहेगा। ठीक है, तो इसी नियतकालिक परिवर्तन को क्या कहा जा रहा है? नियतकालिक यानी कि एक निश्चित समय के लिए परिवर्तन होगा, हमेशा के लिए परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इस नियतकालिक परिवर्तन को क्या कहा गया है? दक्षिणी दोलन के नाम से जाना गया है। ऑलराइट, अब जहां पर उच्च वायु दाब का केंद्र था वहां से हवाएं निम्न वायु दाब के केंद्र की ओर जाएंगी, लेकिन जब स्थिति में परिवर्तन हो रहा है कुछ विशेष वर्षों में तो क्या होगा? अब उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर पवनें दूसरी दिशा में जा रही हैं। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं आगे। हाँ जी, अब देखें, अब बात करेंगे मानसून के आगमन और वापसी की। कैसे मानसून का आगमन होता है, कैसे वापसी होती है। तो ध्यान दें, मानसून का समय कब होता है, कब प्रारंभ होता है मानसून भारत में आना? तो मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर, कब से कब तक? जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच का होता है। कब से कब तक का होता है? जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक
ठीक है। 1 जून को भारत में मानसून प्रवेश करता है और मध्य सितंबर तक रहता है। तो इस तरीके से 100 से 120 दिन तक की अवधि मानसून की रहती है। और इसके आगमन के समय, मानसून के आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है। जैसे ही मानसून आता है तो शुरू में थोड़ा थोड़ा करके आता है और एकदम से फिर अचानक से ज्यादा बारिश होने लगती है और लगातार कई दिनों तक यह जारी रहता है, यानी कि ज्यादा बारिश होना कई दिनों तक जारी रहता है। और जब मानसून में अचानक से वृद्धि होती है और बहुत समय तक तेज पानी गिरता ही रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मानसून प्रस्फोट या मानसून का फटना या मानसून विस्फोट के नाम से उसे जाना जाता है। और इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जाता है, क्योंकि मानसून जब अच्छे से नहीं आता है, शुरू ही होता है, तो हल्की हल्की बौछारें होती हैं और फिर अचानक से क्या हो जाता है, एकदम से तेज बारिश होने लगती है और कई दिनों तक लगातार होती रहती है। ऑलराइट, अब देखें, मानसून का आगमन जो है सामान्यतया जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जून के पहले वीक में आ जाता है मानसून और कहां से प्रवेश करता है भारत में? भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। कहां से? भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। ये देखो भाई, 1 जून की तारीख ये दिख रही है अपन को, और ये कौन सा भारत है? ये प्रायद्वीपीय भारत है। भारत का कौन सा भाग है? प्रायद्वीपीय भाग है। ऑलराइट, समझ में आ रही है बात? ये देखें, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत के कहां से? दक्षिणी छोर से ये प्रवेश करने लगता है। ये देखें, दक्षिणी छोर से यहां से प्रवेश करने लगता है 1 जून को। ऑलराइट, क्लियर हो रही है बात? यहां से प्रवेश होना चालू करता है। फिर उसके बाद क्या बात बताई गई है हमें? इसके बाद जैसे ही ये दक्षिणी छोर से, प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है, उसके बाद ये मानसून 2 भागों में बंट जाता है। ठीक है, मानसून 2 शाखाओं में बंट जाता है। तो वो कौन कौन सी शाखाएं हैं? वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है आपकी अरब सागर शाखा, ठीक है, यहाँ का जो भाग है, कौन सा भाग है? अरब सागर का भाग है। और उसके बाद वाला भाग कौन सा है? बंगाल की खाड़ी शाखा। ये है आपकी अरब सागर शाखा और ये है आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो इस तरीके से मानसून जब प्रवेश करता है प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी छोर से तो 2 भागों में बंट जाता है, 2 शाखाओं में बंट जाता है। एक है आपकी अरब सागर शाखा और एक है आपकी कौन सी? बंगाल की खाड़ी की शाखा। ऑलराइट, और अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद, कितने दिन बाद? अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। अरब सागर शाखा को अब कहां पहुंचना है? 10 दिन बाद। ये देखो, 1 जून को यहां से प्रवेश किया और ये जो अरब सागर शाखा है 10 जून को पहुंची मुंबई। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अब उसके बाद बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करें। अरब सागर शाखा की बात तो हमने कर ली, बंगाल की खाड़ी की शाखा को देखें तो बंगाल की खाड़ी की शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है और जून के प्रथम सप्ताह में कहां पहुंच जाती है? जून के प्रथम सप्ताह में जो है ये असम पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है? जून के प्रथम सप्ताह में ये असम पहुंच जाती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। यहां से आप देखें, क्लियर हो रही है बात? चलिए, हाँ जी, क्लियर हो गई बात। अब देखें, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर शाखा को हमने समझा। अब देखो, ऊंचे पर्वतों के कारण मानसूनी पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की तरफ मुड़ जाती है। अब जैसे ही यहां पर असम पहुंची, ठीक है, और यहां से क्या है? ऊंचे ऊंचे पर्वत है, ठीक है, तो पर्वतों को पार ये कर नहीं पा रही हैं, तो क्या करेंगी? अब ये यहां से जैसे ही असम पहुंचती और यहां से कहां मुड़ जाएंगी? ये गंगा के मैदानों की तरफ मुड़ जाएंगी। ठीक है, गंगा के मैदान की तरफ मुड़ जाएंगी मानसूनी पवनें। और मध्य जून तक, कब तक? मध्य जून तक, यानी कि 15 जून के आसपास के समय की हम बात करें तो अरब सागर शाखा, कौन सी शाखा? अरब सागर शाखा सौराष्ट्र कच्छ, यानी कि ये कहां के क्षेत्र हैं? गुजरात राज्य के क्षेत्र हैं। ऑलराइट, तो मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र कच्छ एवं देश के मध्य भागों में भी पहुंच जाती है। ये देखें आप, ये 15 जून का समय दिखाई दे रहा है। यहां से आप देखें, ये गुजरात और देश के मध्य भागों तक ये पहुंच चुकी है। ऑलराइट,
हाँ जी, अब देखें, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में जाकर मिल जाती हैं। यहां से अरब सागर शाखा और यहां से बंगाल की खाड़ी शाखा, ये जो ये मैदान है गंगा का मैदान, यहां जाकर उत्तर पश्चिमी भाग में मिल जाती हैं आपस में दोनों शाखाएं। और दिल्ली की बात करें, अब दिल्ली की बारिश की बात करें तो दिल्ली में सामान्यतया मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। तो दिल्ली में मानसून कब तक पहुंचता है? जून के आखिरी में लगभग 29 जून तक पहुंचता है। क्लियर हो गई बात? मानसून कहां कहां कब कब कैसे पहुंचता है। अब आ जाते हैं अपन जुलाई पे, जुलाई के महीने में। तो जुलाई की बात करें तो जुलाई के पहले सप्ताह तक, पहले वीक तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। जुलाई में कहां कहां पहुंच गया मानसून? जुलाई में जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग, ठीक है, उसके बाद हरियाणा, पंजाब और पूर्वी राजस्थान तक पहुंच जाता है। और मध्य जुलाई तक, जब 15 जुलाई तक का समय आता है, तो मानसून कहां कहां पहुंच जाता है? हिमाचल प्रदेश और देश के शेष भागों में पहुंच जाता है। यानी कि सीधी सी बात है, मानसून का प्रारंभ 1 जून से हो रहा है और 1 जून से प्रारंभ होकर कब तक? 15 जुलाई तक ये पूरे भारत में फैल जाता है। ऑलराइट, फिर देखें मानसून की वापसी की बात करें तो मानसून की वापसी एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्या बताया गया है? मानसून की वापसी, मानसून का आगमन हो गया, मानसून 15 जुलाई तक, मध्य जुलाई तक पूरे भारत में पहुंच चुका है। अब हमें बात करनी है किसकी? मानसून की वापसी की बात करनी है। तो मानसून की वापसी क्या है? एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। क्लियर हो रही है बात? मानसून की वापसी एक क्रमिक प्रक्रिया, जैसे कि क्रमिक रूप से मानसून भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग समय पर पहुंचा था, तो ठीक उसी तरीके से भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में ये लौटना प्रारंभ हो जाता है। यहां तक पहुंचा था 15 जुलाई तक, और यहीं से उत्तर पश्चिमी भागों से ही क्रमिक रूप से ये लौटना प्रारंभ कर देगा। ऑलराइट, और मध्य अक्टूबर तक, कब तक? जब तक आधा अक्टूबर नहीं बीत जाता तब तक, मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह से पीछे हट जाता है और इस तरीके से भारत से मानसून की वापसी हो जाती है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है और जैसे ही दक्षिणी भाग में आता है तो वापसी की गति एकदम तेज हो जाती है और दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की टोटल वापसी हो जाती है, टाटा बाय बाय हो जाती है मानसून की। ऑलराइट, चलिए अब देखो, मानसून की बात तो कर ली, अब हमें बात करनी है ऋतुओं की, सीजन्स की। भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं? तो देखें, भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। देखें ध्यान से, तो भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। ये कौन कौन सी ऋतुएं हैं? तो ये हैं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा मानसून के वापसी का काल। तो ये हो गई शीत ऋतु, फिर है ग्रीष्म ऋतु, मानसून यानी कि वर्षा ऋतु, और मानसून के वापसी का काल यानी कि शरद ऋतु का समय होता है। ठीक है, वापसी के काल को किस नाम से जाना जाता है? शरद ऋतु। ऑलराइट, क्लियर? चलिए अब देखें, अब क्या कहानी है। अब है भाई, सबसे पहले सीजन्स में हम बात करेंगे विंटर्स की, शीत ऋतु की बात करेंगे। तो देखें भाई, उत्तरी भारत में, उत्तर भारत की बात करें तो उत्तरी भारत में शीत ऋतु का समय कब से कब तक रहता है? शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। कब से कब तक? मध्य नवंबर से शीत ऋतु चालू होती है उत्तर भारत में और कब तक रहती है? फरवरी तक रहती है। और भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। भारत के हम उत्तरी भाग की बात करें तो उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी के जो महीने होते हैं वो सबसे ठंडे महीने होते हैं। ठीक है, शुरुआत तो नवंबर से हो जाती है, ठीक है, और फरवरी तक रहती है ठंड, लेकिन सबसे ठंडे महीने कौन से होते हैं? दिसंबर और जनवरी में सबसे ज्यादा कड़कड़ाके की ठंड होती है।
फिर तापमान की बात करें तो तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है, ठीक है, यानी कि यहां से यहां जब तापमान जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। यह है आपका उत्तर और यह है आपका दक्षिण। क्लियर? तो तापमान जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर क्रमशः घटता जाता है। और अब देखें, जैसे हम बात करें पूर्वी तट की, ठीक है, तो भारत का ये हो गया आपका इस तरफ का भाग, कौन सा हो गया, पूर्वी तट, और ये वाला जो भाग हो गया इस तरफ का पश्चिमी तट। ठीक, तो पूर्वी तट पर चेन्नई के एवरेज टेम्परेचर की हम बात करें तो पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान कितना है, 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। कहां पर, पूर्वी तट पर। हम चेन्नई के तापमान की बात करें तो कितना मिलेगा, 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। जबकि उत्तरी मैदान में, कहां पर, उत्तरी मैदान में यह 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यानी जिस समय पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान कितना रहेगा, 24 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक उसी समय उत्तरी मैदान में ऊपर के भाग में यही टेम्परेचर, मतलब उसी समय में टेम्परेचर कितना रहेगा, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच भी होता है। अब देखो, शीत ऋतु में दिन गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती हैं। दिन में धूप निकलती है, वो धूप अच्छी भी लगती है, गुनगुनी लगती है, और रातें दिन के कंपैरिजन में काफी ठंडी होती हैं। तो शीत ऋतु की एक विशेषता ये हो गई कि दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। फिर हम बात करें कब की, उत्तर दिशा की, उत्तर की तरफ की बात करें, उत्तरी भारत की बात करें तो उत्तर में तुषारपात सामान्य है। अब ये तुषारपात होता क्या है, जाने इसको भी। तो तुषारपात, जैसे कि ठंड में रात में ओस गिरती है और ओस जब बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, तुषार कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तर भारत में रात के समय तुषार क्या गिरना सामान्य बात है, तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। हिमालय के ऊपरी ढालों की हम बात करें तो क्या होता है, हिमपात, यानी कि बर्फबारी होती है। फिर हम शीतकाल में होने वाली बारिश की बात करें तो शीतकाल में भी कभी कभी हमने देखा है कि बारिश होती है, ठीक है। और जिसे क्या कहा जाता है, शीतकाल में होने वाली बारिश को स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है या मावट कहा जाता है, ठीक है। बहुत कम बारिश होती है लेकिन होती है, और किसके लिए फायदेमंद होती है, वो होती है रबी की फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि रबी की फसलें कब बोई जाती हैं, रबी की फसलें ठंड जब शुरू होती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर के दौरान बोई जाती है, और काटी कब जाती है, मार्च अप्रैल के दौरान काटी जाती है। और ये बारिश कब हो रही है, मावट कब गिर रही है, ये हो रही है शीतकालीन वर्षा, ठंड में ही हो रही है। तो रबी की फसल, जो उस समय रबी की फसल का समय होता है, उसके लिए लाभदायक होती है। फिर प्रायद्वीपीय भागों की हम बात करें, यानी कि इस क्षेत्र की बात करें तो प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती कि वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़े। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ क्या है, चारों तरफ समुंदर है, और जहां समुंदर होता है उसके आसपास के तटों में सम जलवायु पाई जाती है, उसके तटीय क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है, एक सी जलवायु पाई जाती है। यानी कि गर्मी में ना तो ज्यादा गर्मी होती है उस क्षेत्र में, और ठंड में ना तो ज्यादा ठंड होती है। ऑलराइट, तो समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में ना के बराबर परिवर्तन रहता है, ठीक है। किसके कारण, समुद्री पवनों के कारण, क्योंकि यहाँ क्या है, अरब सागर है, ठीक। यहाँ क्या है, यहाँ है आपकी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और दक्षिण में क्या है, अपना हिंद महासागर है, क्या है, हिंद महासागर है। तो तीनों तरफ से ये भाग समुद्र से घिरा है, तो जहां समुद्री पवनें चलेंगी उसके कारण यहां तापमान में चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो शीत ऋतु हो चुकी है। अब बात करते हैं हम ग्रीष्म ऋतु की, गर्मी के दिनों की बात करते हैं। तो देखें, सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है।
क्या बात कही गई? सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण। जब सूर्य उत्तर की ओर गति करता है और आभासी गति यानी कि बस हमें यह पता है कि सूर्य गति कर रहा है, तब तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है, लेकिन वो गति कैसी? आभासी गति है, हमें दिखाई नहीं देता सूरज का मूवमेंट। ठीक है, तो सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी कहां खिसक जाती है? उत्तर की तरफ खिसक जाती है। ऑलराइट, और ग्रीष्म ऋतु का समय भारत में कब से कब तक का रहता है? तो मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। कब से कब तक होती है? मार्च से मई तक का जो समय होता है ग्रीष्म ऋतु का होता है, क्योंकि 1 जून से क्या होता है भारत में? 1 जून से केरल के आसपास से जो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर है, उधर से तो मानसून प्रारंभ हो जाता है, मानसून का आगमन हो जाता है। ठीक है, फिर देखें मार्च में दक्कन के पठार की बात करें। दक्कन के पठार की स्थिति तो सभी को पता है भाई, क्या कहते हो? सभी को पता है दक्कन के पठार की स्थिति। कुछ इस तरीके से दक्कन का पठार हमें दिखाई देता है। ठीक है, हाँ जी, तो मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस होता है। मार्च में ही यहाँ का तापमान कितना मिलेगा आपको? 38 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, 38 डिग्री सेल्सियस होता है। और अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान कितना मिलेगा? लगभग 42 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। कहाँ का? अप्रैल में। कहा? मध्य प्रदेश और गुजरात का तापमान कितना हो जाएगा? 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्मी के दिनों में पहुंच जाया करता है। फिर देखें मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतया 45 डिग्री सेल्सियस होता है। कहां? जो उत्तर पश्चिमी भाग हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान कितना पहुंच जाएगा? 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, यहाँ की बात करें, तो यहाँ चारों तरफ क्या है? समुद्र है, तो समुद्र की पवनों के प्रभाव के कारण यहाँ का तापमान कम होता है। एक सी जलवायु रहती है, एक सा टेम्परेचर रहता है, ज्यादा चेंजेस नहीं आते। फिर मई के अंत की बात करें, तो मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर, कब की बात हो रही है? मई के अंत की बात हो रही है। तो मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में, ठीक है, ये हो गया पूर्व और ये हो गया दक्षिण पूर्व। ठीक, तो थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व में और दक्षिण पूर्व की हम बात करें, ठीक है, तो पटना और छोटा नागपुर के पठार तक, ठीक है, पटना और छोटा नागपुर के पठार तक, यहां पर आपको पटना मिल जाएगा। ठीक है, पटना और छोटा नागपुर के पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर बात करें हम लू की। लू क्या है? लू गर्मियों में चलने वाली एक हवा है, गर्म हवा है। ठीक है, अप्रैल के लास्ट और मई में लू चलने लगती है। तो लू क्या है? लू एक ग्रीष्म काल का प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं। धूल भरी पवनें होती हैं, गर्म होती हैं, शुष्क होती हैं, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चला करती हैं। उत्तरी भाग में और किस भाग में? उत्तर पश्चिमी भागों में चला करती हैं। तो ये बात हो गई लू की। उसके बाद देखें, उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतया धूल भरी आंधी आती है। जी हाँ, कब? मई महीने के दौरान उत्तरी भारत में धूल भरी आंधी आती है। और ये आंधी जो चलती है अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है। स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से आराम भी पहुंचाती है, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है। यानी कि मई महीने में उत्तर भारत में जब आंधी चलती है तो वो क्या कर देती है? टेम्परेचर को डिक्रीज कर देती है, टेम्परेचर को कम कर देती है, तथा अपने साथ ठंडे समीर, ठंडी हवा, समीर मतलब हवा, ठंडी हवा और हल्की बारिश को लेकर आती है। तो हमें कुछ समय के लिए आराम मिलता है। अस्थायी रूप से आराम मिलना यानी कि हमें कुछ समय के लिए आराम मिलता है। फिर देखें, इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश भी होती है।
ठीक है, ये जो मौसम चल रहा है कौन सा, मई के अंत में लगभग जब ठंडी हवा, हल्की वर्षा होने लगती, तेज आंधी चलती है, तो तीव्र हवाओं के साथ यानी कि तेज हवा के साथ बादल गरजते हैं और मूसलाधार वर्षा भी होती है और इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है ऊपर के क्षेत्रों में। ठीक है, फिर वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में से क्या कहा जाता है, काल वैशाखी। अब वैशाख का महीना कौन सा महीना है, वैशाख का महीना हिंदी महीनों में से एक महीना है। ठीक है, तो सबसे पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र, फिर वैशाख, फिर जेठ, फिर आषाढ़, फिर श्रावण, इस तरीके से महीने बढ़ते हैं हिंदी महीने। तो वैशाख का जो महीना है वो मई माह में ही पड़ता है, मई के लगभग आखिरी में। तो वैशाख के महीने में इस तरीके की धूल भरी आंधियां चलती हैं और ऐसा वैशाख के महीने में होता है, इसलिए पश्चिम बंगाल में इस आंधी को, इस तूफान को क्या नाम दिया गया है, पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई, यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए आप। यहां तक किसी को कोई समस्या, काल वैशाखी भी समझ में आ गई। तो काल वैशाखी कहां चलती है, पश्चिम बंगाल में। अब देखें, ग्रीष्म ऋतु के अंत की हम बात करें तो ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। जब ग्रीष्म ऋतु का आखिरी समय आता है यानी कि एकदम मई का आखिरी समय, तो कर्नाटक एवं केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है और इसके कारण क्या होता है, इसी के कारण आम जल्दी पक जाते हैं और इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा। ठीक है, क्योंकि इसके कारण, इस मानसूनी वर्षा के कारण आम जल्दी पक जाते हैं केरल और कर्नाटक में, इसीलिए इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। चलिए, तो ये बात हो गई गर्मी की। अब बारिश पे आ जाते हैं। तो वर्षा ऋतु का आगमन तो हम सभी जानते हैं कब होता है, जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में क्या होता है, निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। कहां, जून के महीनों में उत्तरी मैदान में, जून के प्रारंभ में ये जो उत्तरी मैदान का क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला जो क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है, यहां पर क्या होता है, निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है और ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। और चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, कहां से होकर गुजरती हैं, गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसीलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। अब कोई पानी का क्षेत्र है, वो गर्म है और वहां से हवा गुजर रही है, तो उस हवा में क्या आ जाएगी, उसमें नमी आ जाएगी, उस हवा में आर्द्रता आ जाएगी। ठीक है, और जहां आर्द्रता आई हवा में, वहीं हो गई बारिश। ठीक है, तो ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से चलती हैं, गुजरती हैं, इसीलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। और फिर क्या बताया गया है कि उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें, किस भाग को छोड़कर, उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर, इस भाग को छोड़कर, तो उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाया करती हैं। यहां से जब ये शुरू होती हैं, ये देखें 1 जून से भारत के प्रायद्वीपीय के दक्षिणी छोर से प्रवेश कर रही हैं। फिर देखें 5 जून को ये देखें आप इस तरफ से पहुंची, फिर 10 जून को जो है ये अरब सागर की शाखा से मुंबई में मानसून प्रवेश कर जाता है। फिर ये देखें पटना में, फिर ये गुजरात का क्षेत्र देखें और इस तरीके से फिर 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है मानसून। ऑलराइट, अब देखें दक्कन के पठार की बात करें तो दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है और ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद हमें बताया गया है कि इस मौसम की अधिकतर वर्षा जो है, ठीक है, बारिश के मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। कौन से भागों में, उत्तर पूर्वी भागों में, ये है उत्तर पूर्वी भाग। ठीक है, और यहां पर क्या है, विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मासिमराम। कौन सा स्थान है, विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मासिमराम, जहां पर 400 सेंटीमीटर, लगभग 400 सेंटीमीटर, कितनी, लगभग 400 सेंटीमीटर बारिश हुआ करती है। ऑलराइट,
क्लियर। फिर खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मां सिमराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। और गंगा की घाटी की हम बात करें, गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है और मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम, यानी कि बारिश में विराम भी होगा। अब जैसे जैसे मानसून प्रवेश किया था वैसे वैसे मानसून लौटेगा भी, और जब लौट जाएगा यानी कि पानी रुक चुका है, बारिश रुक चुकी है, वर्षा में विराम हो चुका है, मानसून में विराम हो चुका है। ऑलराइट, चलिए हाँ जी, अब देखें दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। हमेशा तो मानसून रहता नहीं है, निर्धारित समय जून से प्रारंभ होकर मध्य सितंबर तक। फिर देखें मानसून में आने वाली ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं, यानी कि मानसून गिरने लगा है, अब मानसून क्या होगा, वापस जाएगा, मानसून रुकेगा। और गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित हो जाता है, यानी किस स्थान पर कितने समय तक कितनी बारिश होनी है। ऑलराइट, फिर देखें उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। क्या बात की गई है, उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता और आवृत्ति, ये दोनों भी मानसूनी वर्षा की मात्रा, यानी कि मानसूनी वर्षा कितनी मात्रा में होगी और कितने समय तक होगी उसको निर्धारित करती है। ऑलराइट, अब देखें यह निम्न दाब का क्षेत्र जो है बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है। कहां पर बनता है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है और मुख्य स्थलीय भाग को पार करता है और मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। किसके लिए, मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है, क्योंकि मानसून निश्चित नहीं है कि हर साल उतनी ही मात्रा में बराबर बारिश हो। किसी समय कम बारिश होती है, किसी वर्ष ज्यादा बारिश होती है और किसी समय उतनी बारिश होती है जितनी बारिश की आवश्यकता है। ऑलराइट, फिर देखें शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। ठीक है, शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता कितनी रहेगी, आवृत्ति कितनी रहेगी, कितने समय तक रहेगा, ये अलग अलग जगह डिपेंड करता है। फिर उसके बाद इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। ये भिन्नता की बात हो रही है कि अलग अलग जगह पर स्थितियां अलग अलग होती हैं। हो सकता है कि एक जगह बारिश बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही हो जिसके कारण बाढ़ आ जाए और वहीं दूसरी जगह बारिश हो ही ना कि वहां पर सूखा पड़ जाए। जैसे कि राजस्थान का मरुस्थलीय इलाका की हम बात करें तो वहां पर सूखा पड़ा रहता है। ठीक है, और यहां पर हम पूर्वी भारत की बात करें, उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो 400 सेंटीमीटर के आसपास औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, जिससे ब्रह्मपुत्र के मैदानों में बाढ़ भी आ जाती है। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर वर्षा की मात्रा में भिन्नता कुछ इस तरीके से पाई जाती है। अब हम जानते हैं मानसून की वापसी, परिवर्तनीय मौसम के बारे में। तो देखें अक्टूबर नवंबर के दौरान की हम बात करें तो अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ, ठीक है, दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे उच्च दाब की प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। निम्न दाब शिथिल पड़ जाता है और उच्च दाब इसका स्थान ले लेते हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ जाता है, शिथिल पड़ जाता है और धीरे धीरे ये पीछे की ओर मानसून हटने लगता है और अक्टूबर के प्रारंभ में मानसूनी पवनें उत्तर के मैदान से भी हट जाती हैं। यानी कि एक एक करके हर एक जगह से अब मानसून पीछे हटने लगा है, अब मानसून की वापसी होने लगी है। फिर देखें अक्टूबर एवं नवंबर के महीने की बात करें तो अक्टूबर और नवंबर का महीना कैसा होता है भाई। देखो सितंबर तक बारिश हुई, उसके बाद आधे नवंबर से ठंड होनी है, तो इसके जो बीच का समय है अक्टूबर और आधे नवंबर के बीच का समय है, उस दौरान हमें उन महीनों के दौरान लगभग 1 से 1.5 महीने हल्की हल्की गर्मी हमें महसूस होती है। तो अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से किसमें परिवर्तित होता है, शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। क्योंकि जैसे ही बारिश खत्म होगी उसके बाद क्या आनी है, सर्दी आनी है, ठंड आनी है, लेकिन बारिश और सर्दी के बीच का जो थोड़ा सा समय है उसमें हमें थोड़ी सी गर्मी फील होती है, जिसे अक्टूबर हीट के नाम से भी जाना जाता है।
तो मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। जैसे ही मानसून लौटता है आसमान साफ हो जाता है, एकदम उजला नीला आसमान दिखाई देता है और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। दिन का तापमान उच्च होता है और रातें ठंडी होती हैं और सुहावनी होती हैं। और उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है, क्योंकि उस समय अक्टूबर के दौरान दिन का तापमान बढ़ जाता है, नमी होती है, क्योंकि बारिश हुई होती तो हमारी जमीन में नमी बैठी हुई होती है, तो क्या होगी, उमस होगी। ठीक है, तो मौसम कैसा हो जाता है, असह्य हो जाता है, यानी कि सफोकेशन फील होता है हमें। फिर देखें, फिर इसे किस नाम से जाना जाता है, जो समय की गर्मी हो रही है इसे क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय अक्टूबर का जो महीना होता है वो हिंदी महीनों के अनुसार क्वार का महीना होता है। तो उस समय जो गर्मी पड़ती है, उमस फील होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है, क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। और अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। जब अक्टूबर की शुरुआत होती है तो उस समय अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। और चक्रवात सामान्यतया भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। उस दौरान जो चक्रवात है कहाँ चले जाते हैं, चक्रवात किसको पार करते हैं, भारत के पूर्वी तट को। पूर्वी तट की बात करें तो यहाँ पर हम देखें उड़ीसा में सामान्यतः चक्रवात आते ही रहते हैं, जिनके फलस्वरूप क्या होती है, भारी बारिश होती है उस समय उस स्थान पर। फिर देखें, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं। ये इधर से जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां निकल रही हैं, तो इनके जो डेल्टा वाले प्रदेश हैं, पूर्वी तट का जो प्रदेश है, यहाँ पर सघन आबादी रहती है, जनसंख्या ज्यादा रहती है, और इन्हीं क्षेत्रों में क्या है, चक्रवात आते हैं, जिनसे भारी बारिश होती है। और ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों में भी पहुंच जाते हैं। फिर कोरोमंडल तट की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों और अवदाबों के कारण होती है। तो चक्रवात भी हमने जान लिया। अब वर्षा के वितरण की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, तो देखें पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ये मैप देखें ध्यान से, ये जो एकदम काला रंग दिखाई दे रहा है आपको, ये डार्क ब्लू है वैसे तो यहाँ पर देखें 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश। ये जो बारिश का आंकड़ा दिखाया गया है सेंटीमीटर में दिखाया गया है। तो ये देखें आप, उत्तर पूर्वी भारत की हम बात करें, ये उत्तर पूर्वी भारत के जो इलाके हैं, और ये पश्चिमी घाट का ये जो देखें डार्क इलाका आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कितनी बारिश होती है, 400 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। फिर देखें पश्चिमी राजस्थान और इससे सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, यानी कि 40 से 60 सेंटीमीटर बारिश हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ऑलराइट, क्लियर। फिर दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों, दक्षिणी पठार का जो आंतरिक भाग है, ठीक है, और सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा कम होती है। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लेह की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफी कम होती है। कहां पर, यहां की हम बात करें तो लेह वो ऐसा स्थान है जहां पर सबसे कम बारिश होती है, और देश के शेष हिस्से में बाकी का जो हिस्सा बचा भारत का, वहां वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है, ना तो बहुत ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है। ऑलराइट, फिर देखें हिमपात की हम बात करें, हिमवर्षा की हम बात करें, बर्फबारी की बात करें, तो हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। कहां तक सीमित होता है, हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है, यानी कि हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होती है। फिर मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। मानसून की प्रकृति कुछ इस तरीके की होती है कि एक वर्ष तो बारिश बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वहीं दूसरे वर्ष वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि एक साल मानसून अच्छा होता है, एक साल थोड़ा कम होता है। ठीक, वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कि राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेश में अधिक पाई जाती है, यानी कि कुछ क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा होती है और कुछ क्षेत्र जैसे कि राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग और पश्चिमी घाट के जो वृष्टि छाया प्रदेश है जहां बारिश नहीं होती है, ठीक है, यहां पर वर्षा की विषमता अधिक पाई जाती है, यानी कि कम बारिश होती, बहुत कम बारिश होती है।
फिर जानेंगे हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, मानसून एकता का परिचायक, मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। मानसून कैसे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम करता है, वो बात अब हम जानने वाले हैं। तो देखें, हिमालय पर्वत जो है, हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। ठीक है, जब उत्तर की तरफ से भारत में ठंडी हवाएं आती हैं तो उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत उन ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करता है। एक बात। दूसरी बात, प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। प्रायद्वीपीय पठार जो है, इसके तीनों तरफ क्या है, समुद्र है। तो प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो इस क्षेत्र में अधिक गर्मी पड़ती है, ना अधिक सर्दी पड़ती है। ठीक है, उत्तर में से हिमालय पर्वत ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा कर रहा है, और प्रायद्वीपीय भारत के चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। ठीक है, यहाँ तीनों तरफ समुद्र ही समुद्र है, तीनों तरफ से जल भाग से घिरा है, जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत में ना तो ज्यादा गर्मी होती है, ना ज्यादा सर्दी होती है। फिर भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन। ठीक है, पवन की दिशाएं अलग अलग होती हैं। कैसे अलग अलग होती है, जैसे ही ऋतु परिवर्तित होती है, गर्मी में अलग तरीके की हवाएं चलती हैं, ठंड में अलग, तो बारिश में अलग। तो पवनों की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं कि कब किस मौसम में किस तरीके की हवा चलनी है। और जैसे ही एक मौसम खत्म होता है, एक ऋतु खत्म होती है, दूसरी ऋतु तुरंत आ जाती है और पवनों की दिशा तुरंत बदल जाती है। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो यहां हमें क्या समझ में आता है कि जो मानसून है किस तरीके से एकता का परिचायक है। मानसून के परिणाम स्वरूप ही, वर्षा के परिणाम स्वरूप ही कृषि अच्छी होती है। अगर मान लो किसी वर्ष पानी ना गिरे तो क्या होगा, अगर पानी नहीं गिरेगा तो कृषि की पैदावार अच्छी नहीं होगी, कृषि की पैदावार अच्छी नहीं होगी तो लोगों को भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, व्यापार अच्छा नहीं होगा, आर्थिक स्थिति में घाटा होगा, बीमारियां भी होंगी। ठीक है, यानी कि सारी चीजें किसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, मानसून के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। अब देखें, क्या बताया गया है कि वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। जी हाँ, जरूरी नहीं कि हमेशा एक सी बारिश हो। ठीक है, फिर संपूर्ण भारतीय भूदृश्य जितना भी भारत है, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, भारत के मानवों का जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव सभी इसी मानसूनी लय के चारों तरफ घूमते रहते हैं, क्योंकि सबका जीवन किस पर टिका है, मानसून पर ही टिका हुआ है। फिर देखें, उत्तर दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम तक क्या बताया गया है, उत्तर दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष वर्षा के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं कि कब बारिश होगी और कब हमारा जीवन खुशहाल होगा, कब हमारी आगे की क्रियाएं आगे बढ़ पाएंगी। और ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान करके कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं और संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। तो यहां से आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि मानसून को एकता का परिचय क्यों कहा जाता है, या मानसून किस तरीके से देश को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और आज हमने एक ही सिंगल वीडियो में, एक ही लेक्चर में इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अभी भी कहीं भी आपको डाउट है, कोई सवाल है, तो जल्दी से आपको कमेंट करके बता देना है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव लेसन और रिकॉर्डेड लेसन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इतने सारे बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है।
जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास है, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध करवाए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को आप सभी को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।